नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी क्लास में मेन सीरीज को जहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की, यानी कि आंसर राइटिंग हमारा फोकस है, उसी को हम आगे लेकर के चलेंगे और शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, जहां पर आपसे पूछा गया है कि विधान परिषद की संरचना को स्पष्ट कीजिए। 125 शब्द इसकी सीमा रखी गई है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की प्रकृति को जानिए, उसे समझिए, साथ में ये समझिए कि जो हमसे पूछा गया है वो क्या है, यानी कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है। क्योंकि अगर मैं फेलियर रेट देखूं पेपर के अंदर तो वहां पर ऐसा नहीं कि बच्चों को नहीं आता है। दिक्कत क्या है, हमको ये नहीं पता कि लिखना क्या है। दूसरा, लिखना पता भी है तो हम उसको रिप्रेजेंट ढंग से नहीं कर पाते। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसको समझना ये जरूरी होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की तैयारी की बात करूं तो देखो, हम लोग इस क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड की तरफ चलेंगे। हालांकि बैकग्राउंड आपको अपने एग्जाम के अंदर मेंशन नहीं करना, पेपर में मेंशन नहीं करना, ये तो मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। क्लास में बैकग्राउंड समझना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद हमारा जो फोकस रहता है वो कंटेंट की तरफ रहता है, यानी कि अब हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या इश्यूज हैं, कारण क्या है, साथ में फिर उसको हम लोग अपना सॉल्यूशन यानी कि रिकमेंडेशन आपसे कह सकते हैं भी अपना, आप क्या समझते हैं इसके बारे में। क्या समझते हैं का मतलब कि आपकी क्या राय है, तो बाद में हम अपनी राय इस पर दिया करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं कि विधान परिषद की संरचना को स्पष्ट कीजिए, सबसे पहले अगर मैं बैकग्राउंड के अंदर जाता हूं तो भारत के अंदर जब हम शासन प्रणाली की बात करें तो भारत के अंदर जो शासन प्रणाली है, ये शासन प्रणाली है संसदीय, यानी कि पार्लियामेंट्री। हम अपने मॉडर्न सिस्टम को देखें तो हमने अपना ये मॉडर्न सिस्टम अंग्रेजों से बोरो किया है, उन्हीं से सीखा है, यही कहा जाता है भी कि जो ये तो सच्चाई भी है कि वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं ये सब हमने अंग्रेजों से सीखी हैं, उन्हीं को हम आगे लेकर के आए हैं। तो संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है, हमारे देश का वर्तमान सिस्टम है। यानी कि इसका अर्थ ये बन जाएगा कि जब भी देश के अंदर व्यवस्था चलेगी तो वहां पर देश की जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम MP केंद्र के अंदर, MLA राज्य के अंदर चुनेंगे, और ये चुने हुए नेता फिर सरकार का मुखिया चुनेंगे और फिर सरकार काम करेगी, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर काम करेंगे। कहने का मतलब क्या है, हम लोग फॉलो करते हैं संसदीय प्रणाली को, ये पहले से क्लियर है। अब ये क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये बात कर रहा है विधान परिषद की। विधान परिषद का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग राज्यों के अंदर जो अपर हाउस है, इस अपर हाउस की चर्चा कर रहे हैं। इस ऊपरी सदन के बारे में ये क्वेश्चन आया है। अब अगर ऊपरी सदन को देखें तो इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जो संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर हम बाईकैमरल सिस्टम को भी फॉलो करते हैं, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था को भी फॉलो करते हैं। अब ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये अंग्रेजों के समय पर इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, मॉन्टेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लेकर के आए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ी तो हम इसी को आगे लेकर के चलते गए। अब जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब हम अपना संविधान बनाए तो हमने राज्यों से कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि आपके लिए ये कोई कंपलसरी मार्क नहीं है कि आप द्विसदनात्मक व्यवस्था को फॉलो करो ही करो, आपके पास चॉइस है। और वो चॉइस क्या है, हमने कहा कि आप एक सदनात्मक व्यवस्था को भी फॉलो कर सकते हैं और दूसरा आप द्विसदनात्मक व्यवस्था को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो आज के टाइम पर भारत के 22 राज्य इस व्यवस्था को फॉलो करते हैं और 6 राज्य बाईकैमरल यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था को फॉलो करते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब है कि इन राज्यों के अंदर 2 सदन होंगे, जिनमें पहला राज्यपाल, उसके बाद में विधान परिषद जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और उसके बाद आता है विधानसभा जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्वेश्चन यहीं से जुड़ा है, इस विधान परिषद से ही। इसके अलावा थोड़ा सा और एक बैकग्राउंड में आपको देता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलेंगे।
जैसे संविधान की बात करें तो संविधान का जो पार्ट 6 है, ये पार्ट 6 हमारा डेडिकेटेड है राज्यों के लिए। और राज्यों में भी अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो ये हमारा आर्टिकल 168 से लेकर के 212 यहाँ पर ये राज्य के विधानमंडल की चर्चा करता है, स्टेट लेजिस्लेचर की चर्चा करता है। तो अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कहता है कि विधान परिषद की संरचना को समझाना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के कंटेंट की तरफ। ये तो बैकग्राउंड हम लोगों ने देख लिया कहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर इसकी संरचना बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको यहाँ पर इस शब्दों की सीमा को भी फॉलो करना है, यानी कि 125 शब्दों से ज़्यादा हमको नहीं लिखना है। हमारे पास जगह भी नहीं होती, हमारे पास समय भी नहीं होता है। तो इस 125 शब्दों में हमको सेलेक्टेड चीज़ों की चर्चा करनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड में आप क्या लिखोगे, बैकग्राउंड में सबसे पहले जब विधान परिषद की चर्चा की बात आती है तो कहाँ पर ये आते हैं, आर्टिकल 169 के अंतर्गत। क्या कहता है आर्टिकल 169? आर्टिकल 169 राज्य के अंदर विधान परिषद के गठन, उसके सृजन यानी कि क्रिएशन, और साथ में उसके अबॉलिशन यानी कि उसके उत्साधन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 169 के अंतर्गत ही राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन होता है और उसे हटाया भी जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या है वो तो आपको यहाँ मेंशन नहीं करना, लेकिन मैं अगर आया है तो मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन होना है या नहीं होना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है वहाँ की विधानसभा। मतलब विधानसभा प्रस्ताव पारित करेगी, और जब ये प्रस्ताव पारित होगा तो ये प्रस्ताव होता है विशेष बहुमत से। तो राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। पारित करने के बाद ये प्रस्ताव जाता है राज्य के, हमारे देश की संसद के पास। अल्टीमेट डिसीजन यानी कि जो एक्ट बनाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट, यानी कि विधान परिषद अधिनियम, जिसके तहत राज्य की इस विधान परिषद का गठन किया जाएगा, वो काम है देश की संसद का। और जब संसद ये काम करती है तो इसे संसद साधारण बहुमत से यानी कि ऑर्डिनरी बिल की तरह ये काम किया करती है। तो अल्टीमेट डिसीजन राज्य का है। अब इसके संबंध में कुछ एक एग्जाम्पल हम समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं देश के अंदर कुछ राज्यों की बात करूं, उनमें से एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 1957 में, वैसे इसका गठन 1953 में हुआ था, ये तुम जानते हैं। 1957 के अंदर आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया, लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगा कि हमको विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। तो 1985 में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को हटा दिया गया, उसका उत्साधन कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में इनको एहसास हुआ कि हमको आवश्यकता है, तो 2005 के अंदर एक एक्ट पास हुआ जिसको आप कहते हैं आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005, जिसके तहत 2007 से आंध्र प्रदेश की विधान परिषद आज तक काम कर रही है। ये आंध्र प्रदेश का हुआ। ऐसे एक राज्य से आप कहते हैं तमिलनाडु। आज के टाइम पर तमिलनाडु है, पहले वो मद्रास प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, मद्रास ही था इनफैक्ट। तो मद्रास को तोड़ दिया गया धीरे धीरे, जैसे आंध्र प्रदेश मद्रास से निकला, तो बचा क्या, ये तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के पास जो व्यवस्था थी, उन्होंने इस व्यवस्था को 1986 में यानी कि विधान परिषद का 1986 के अंदर उन्मूलन कर दिया, उसको हटा दिया। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि इनको आवश्यकता है, तो 2010 के अंदर तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट पास हुआ। लेकिन धीरे धीरे अगले ही वर्ष आप देखेंगे तो उनको ये पता लगा कि हमको आवश्यकता नहीं है, तो तुरंत जो है तमिलनाडु की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हमको आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एक्ट आया था उसको हटा दिया। कहने का मतलब पास नहीं किया गया, यानी कि उसको लागू नहीं किया गया। एक परफेक्ट एग्जाम्पल आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास काउंसिल क्रिएट करने की बात करें तो 7वें संविधान संशोधन 1956 से इनको शक्ति प्राप्त है कि भाई आप चाहें तो राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो मध्य प्रदेश इस सूची से भी बाहर है। बात समझ में आती है? तो ये तो आती है उसके गठन की बात। दूसरा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या, कि भारत के अंदर हम क्या करते हैं, संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं, चाहे वो केंद्र की बात है चाहे वो राज्य की बात है। इसके बाद उन राज्यों की चर्चा करेंगे जिन राज्यों के अंदर आज के समय पर विधान परिषद है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश है हमारा, उसके बाद बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर विधान परिषद काम करती है। अब अगर मैं यहाँ पर फैक्चुअली थोड़ा सा बात करूँ तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है,
100 सदस्य हैं विधान परिषद के अंदर, बिहार के अंदर 75, आंध्र प्रदेश के अंदर 58, ऐसे ही करके तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 40 सदस्य, कर्नाटक के अंदर 75 और महाराष्ट्र के अंदर 78 सदस्य हैं। तो ये राज्यों के अंदर सदस्यों की संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है यहीं पर संरचना के अंदर ही कि कितने सदस्य विधान परिषद के अंदर हो सकते हैं, क्या सभी के लिए अलग अलग कोई लिमिट बनाई गई है? तो देखिए, लिमिट की अगर बात करें तो इसके संदर्भ में भारत के संविधान का आर्टिकल 171 का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो लिमिट बताई गई है। और लिमिट क्या कहा गया है, यहां पर न्यूनतम और अधिकतम दोनों प्रकार की सीमाएं तय की गई हैं। न्यूनतम के बारे में यहां पर आर्टिकल 171 कहता है कि किसी भी विधान परिषद के अंदर कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक इन सदस्यों की संख्या 1/3 हो सकती है। लेकिन 1/3 किसका? 1/3 वहां के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का। मान लीजिए किसी विधानसभा के अंदर 300 सदस्य हैं, तो अगर यहाँ पर विधान परिषद की बात करें तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 100 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ये बात आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना था। तो ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या, कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 होगी, न्यूनतम 40 से अधिक नहीं हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे एक फैक्चुअल बात यहाँ पर बता देता हूँ, आ ही गया है। तो जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था तो वहाँ पर ये संख्या 36 हुआ करती थी। कहने का मतलब ये उसका अपवाद हुआ करता था। तो जब हमारा पीटी होता था या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते थे तो वहाँ पर इफेक्ट मिल जाता था देखने को। बट अभी फिलहाल अपने को यहाँ पर इसे मेंशन नहीं करना है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और इसके बाद आगे चलते हुए हम आर्टिकल 171(3) की चर्चा करेंगे। यानी कि आर्टिकल 171 के अंदर जो संपूर्ण संरचना बताई गई है विधान परिषद की, उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि अगली बात आती है कि यहाँ पर अगर सदस्य हैं, ये तो पता लग गया कितने सदस्य हैं। अगर सदस्य हैं तो वो किस प्रकार से बनेंगे, चुन करके बनेंगे, मनोनीत होकर के बनेंगे, तो क्या उसका प्रावधान रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए चुने जाने हैं तो कौन चुनेगा? क्या प्रदेश की जनता उनको चुनेगी, या फिर मनोनीत की बात है तो क्या राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे या राज्यपाल मनोनीत करेंगे? ये सारी बातें अपने को यहाँ पर बतानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कट बताया हुआ कि इस विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य होंगे, उन 1/3 सदस्यों को लोकल बॉडी, जिनको आप कहते हैं स्थानीय निकाय, जैसे कि पंचायती राज की संस्थाएं हो गई, या फिर हमारे शहरों के अंदर नगर पालिकाएं हो गई, या आप कहते हैं जिला बोर्ड हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इन सदस्यों का चुनाव इन लोकल बॉडीज के मेंबर्स किया करते हैं। यानी कि यहाँ पर 1/3 को के अंदर जनता को मत देने की बात नहीं है, जनता के द्वारा मतदान नहीं होता है। अगले जो 1/3 सदस्य हैं उनको हमारे माननीय विधायक चुनते हैं। और ये विधायक कौन से वाले हैं, याद रखना, ये निर्वाचित विधायक हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनको चुना करते हैं। दूसरी बात, इसके बाद थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पर आता है 1/12 सदस्य। 1/12 सदस्यों को यहाँ पर वो जो विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हैं, विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हैं, और याद रखना कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं, वो इनको चुनेंगे। इसके बाद 1/12 सदस्य, अगले जो 1/12 सदस्य होंगे इनको चुनते हैं कौन? अध्यापक, टीचर लोग। और टीचर कौन से वाले? जो कम से कम जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। यानी कि माध्यमिक लेवल की बात हो रही, कम से कम माध्यमिक लेवल को पढ़ाने वाले हों और कम से कम 3 साल से राज्य के अंदर पढ़ा रहे हों। ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आते हैं 1/6 सदस्य। ये वो सदस्य हैं जिनको राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, जिनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कहाँ से? ये वो लोग होंगे जिनके पास कोई विशेष ज्ञान है, विशेष अनुभव है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, यानी कि विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा या फिर सहकारिता आंदोलन के अंदर इनका कोई खास योगदान है, तो इनको यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर दिया जाएगा। अब राज्यपाल ने किसी सदस्य को मनोनीत किया तो याद रखना उसको क्या होगा, उसको कभी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसको इन शॉर्ट लिखें तो इन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो 5/6 सदस्य हैं उनको तो चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रदेश की जनता तो अभी भी इनको चुन नहीं रही है। तो 5/6 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
बाकी बच गए 1/6 सदस्य उनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये आप अगला पॉइंट इसके अंदर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपके लिए एक जरूरी सूचना, जो बच्चे यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं पीटी कम मेंस के लिए, स्टडी आईक्यू के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है और उसके तहत एक बैच पहले लॉन्च किया गया था। उसमें रेस्पॉन्स लोगों का इतना ज़्यादा था कि वो बैच जल्दी फुल हो गया, और जब जल्दी फुल हो गया तो डिमांड आई सेकंड बैच की। तो सेकंड बैच जो है स्टडी आईक्यू के द्वारा 11 जुलाई 2022 से लॉन्च किया जा रहा है सुबह 8 बजे। कितने बजे? सुबह 8 बजे। अभी आप जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे तो फ़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ये सूरज लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो इसके तहत आपको जो ये कोर्स 18,999 में मिल जाएगा। तो अभी जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप नहीं तो कोई आपका जानने वाला जो तैयारी कर रहा है, जो अफोर्डेबल एजुकेशन चाहता है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस पर, तो जो इसकी तैयारी कर रहा है वो अभी जाकर इस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि भारतीय संविधान में संसद सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है? यहाँ पर बात हो रहा है संसद सदस्यों की बात कर रहा है। संसद सदस्य यानी कि पार्लियामेंट मेंबर्स, एमपीज, लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, क्या इनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त है? और अगर है तो उसे हमें यहाँ पर मेंशन करना है, जिसके लिए शब्दों की सीमा रखी गई है 200 शब्द, इसको पार नहीं करना है एनी हाउ। तो कहने का मतलब क्या, हमारे पास चैलेंज ये होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है अपने पास और लिखना अपने को कम है, शब्द कम है, तो प्रभावी बात आपको कहनी है कम से कम शब्दों में। ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर विशेषाधिकार को डिफाइन करेंगे। विशेषाधिकार का मतलब क्या है? देखिए, स्पेशल राइट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी वर्ग विशेष को मिलने वाले विशेष अधिकार या विशेष स्वतंत्रता। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे विशेषाधिकार, यानी कि प्रिविलेज आप इसको कह देते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रिविलेज। तो प्रिविलेज पहले आप इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे। जैसे कि संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनकी चर्चा भारत के संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 105 के अंतर्गत दी गई है। अब ये जो विशेषाधिकार हैं, ये विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो एक इंडिविजुअल को मिलते हैं और दूसरे वो जो कलेक्टिवली हर सदस्य को मिलते हैं। अब इंडिविजुअल को जो मिलते हैं उन अधिकारों को, उन विशेष अधिकारों को हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत विशेष अधिकार के नाम से, और जो सभी सदस्यों को मिलते हैं उन्हें हम सामूहिक विशेष अधिकार के नाम से जानते हैं। ये दो जगह हम इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अपने को क्या है 200 शब्दों के अंदर आंसर भी लिखना है। सबसे पहले व्यक्तिगत विशेषाधिकार। एक सांसद को इंडिविजुअली क्या क्या विशेषाधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 105 के तहत मिले हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पर गिरफ्तार किए जाने से मुक्ति। गिरफ्तार किए जाने से मुक्ति, जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा किसी सांसद पर चल रहा है और चलते चलते बीच में कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जाओ गिरफ्तार कर लो, तो उस गिरफ्तारी से जो मुक्ति है वो छूट यहाँ पर मिली हुई है। लेकिन एक बात अपने को ध्यान रखनी है, ये जो छूट है, ये छूट कैसे मामलों में है? ये छूट जो है बच्चे वो दीवानी मामलों में है। वे छूट कौन से में है? दीवानी मामले, सिविल, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी का केस है, तलाक का केस है, ऐसे कोई मामला है तो वहाँ पर ये छूट प्राप्त है। यानी कि छूट क्या है वो भी समझ लीजिए। छूट है कि 40 दिन की अवधि के दौरान, यानी कि जब भी क्या होगा, संसद का सत्र चल रहा है, तो संसद का सत्र चलते समय 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को सिविल सूट के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। याद रखना, मैंने कभी ये नहीं कहा, ना आपको मेंशन करना है कि आपने सब लिख दिया। फौजदारी मुकदमों में भी ऐसा है, ऐसा कहीं नहीं है। मान लीजिए हत्या का मामला है, बलात्कार का मामला है, तो ऐसा कोई सीन यहाँ पर नहीं है तुरंत गिरफ्तार किया जाए, कोई छूट ऐसी नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये भी छूट इसलिए दी गई है कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष की पार्टी को दबाने के लिए सरकार शक्ति बल का इस्तेमाल करे और सांसदों को सदन के अंदर पहुंचने ही न दे। कोई ना कोई मुकदमा लगा करके बोले उन्होंने धरना प्रदर्शन यहाँ किया था, उठा करके बंद कर दो, तो पता चला सांसद महोदय पहुंच ही नहीं पाए, है ना। तो फिर सरकार क्या करती है, ऐसे में अपनी मनमर्जी कर सकती है। तो इसीलिए विशेषाधिकार दिया गया ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो। तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये छूट उसको प्राप्त है, पहली छूट। दूसरा है, अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा सा सेक्शन को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के। जब इस प्रकार से आप किसी धारा को मेंशन करते हैं तो उससे आपके उत्तर के अंदर वजन पड़ता है। एग्जामिनर भी देखता है कि जो बच्चा लिख रहा है
इसे वास्तव में जानकारी है, हवा में नहीं चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए अगर आप राष्ट्रपति की बात करते हो, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हो, तो वहाँ पर अगर आपने आर्टिकल मेंशन कर दिया तो आपके उत्तर के अंदर एक ठोस जो है प्रभाव पड़ता है, एग्जामिनर के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है, और हमको प्रभाव ही डालना है, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो विशेषाधिकार है उसमें क्या कहा गया है, साक्षी के रूप में हाजिरी से मुक्ति, यानी कि विटनेस के तौर पर, विटनेस के तौर पर। अब जरा समझ लीजिए, जब संसद सत्र में हो, यानी कि संसद की बैठकें चल रही हैं, सत्र की बात करें तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और उसके बाद में आता है विंटर सेशन, 3 सत्र चलते हैं। संसद अगर सत्र में है, किसी सांसद को किसी केस के अंदर गवाही देनी है, विटनेस देनी है, तो याद रखना कि कोर्ट समन करके विटनेस के लिए नहीं बुला सकता। कब? जब संसद सत्र के अंदर है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ ये है कि सांसद अपने कर्तव्य को बिना किसी रोक टोक के पूरा कर सके, इसके लिए ये भी दूसरी प्रकार की छूट से दी गई है। अब यहीं पर थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पर तीसरे प्रकार की छूट और है। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक स्वतंत्रता जो है वो देश के अंदर सांसद को दिया गया है। क्या कहा गया है? जब भी कोई सांसद सदन के अंदर कोई स्टेटमेंट देता है तो पहली बात, उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, ठीक है जी, ध्यान रखना। लेकिन याद रखिएगा इस बात को, यहाँ पर जब कोई स्पीच देनी है तो इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो मर्यादा तय की गई है आर्टिकल 121 के अंतर्गत। और वो आर्टिकल 121 क्या कहता है कि जब भी कोई सांसद बात कहता है किसी न्यायाधीश के बारे में, कौन से न्यायाधीश? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो इसके कार्य को लेकर के, उनके जो है कर्तव्य को लेकर के, उनके निर्वहन को लेकर के कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देश के अंदर सांसद नहीं दे सकता है। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर देना भी है तो कब होगा? दिया जा सकता है जब ऐसे में किसी जज के खिलाफ कोई इम्पीचमेंट मोशन लाया गया, यानी कि उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है, तो उस समय पर फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कंडक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी, अदरवाइज ये चर्चा नहीं की जाएगी। तो ये तीसरी आज़ादी है जो देश के सांसदों को दी गई है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। क्या कहता है? प्रत्येक सदन की चारदीवारी के भीतर प्रत्येक सदस्य को वाक स्वतंत्रता प्राप्त होता है, परंतु अनुच्छेद 121 के द्वारा संसद में वाक स्वतंत्रता पर एक मर्यादा अधिरोपित है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी बात जो है लिमिटेड शब्दों के अंदर कहनी भी है। तो ये तीसरे प्रकार का विशेष अधिकार है एक सांसद का व्यक्तिगत तौर पर। अब चलते हैं सामूहिक विशेषाधिकार, यानी कि क्या कोई कलेक्टिव प्रिविलेज, सामूहिक यानी कि पूरी टीम को, सभी सदस्यों को क्या कोई सामूहिक तौर पर विशेषाधिकार प्राप्त है, वो हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले कहा गया कि चर्चा व कार्यवाहियों की शक्तियां कार्यवाही प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार। संसद के अंदर कोई कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही को मीडिया पब्लिश करना चाहती है, और अगर पब्लिश करना चाहती है तो यहाँ पर पूर्ण अधिकार देश की संसद के पास है कि वो चाहे तो पब्लिश करवा दें, चाहे तो ना पब्लिश करवाएं। जैसे कि मान लीजिए किसी सदस्य ने कोई बात सदन के अंदर कही, अब माननीय सदस्य जो बात कहे वो ऐसी कह गए जो संसद की मर्यादा के खिलाफ है, तो फिर वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, उसको एक्सपंज करवा देते हैं, यानी कि इसको रिकॉर्ड से हटा दो। तो अगर रिकॉर्ड से हटा दिया गया तो फिर याद रखना ऐसा कोई भी अधिकार किसी पत्रकार नहीं है कि उस बात को उस देश के सामने रखा जाए, ठीक है। ये संसद का विशेष अधिकार के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद क्या कहा जाता है, ये कहता है अन्य व्यक्तियों को सदन से अपवर्जित करने का अधिकार, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति सांसदों के अलावा सदन के अंदर आना चाहता है तो उसको रोकने का काम देश के अंदर ये संसद का अपना विशेषाधिकार है। ये सामूहिक रूप से विशेषाधिकार इनका है। इसके बाद में क्या कहता है, सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का और चारदीवारी के भीतर उत्पन्न मामलों को निपटान करने का अधिकार भी किसका है, ये भी यहाँ पर सभी का कलेक्टिव अधिकार है। कहने का मतलब संसद का विशेष अधिकार है ये। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर चलें तो संसदीय कदाचार को दंडित करने का अधिकार, ऐसा कोई मिसबिहेवियर किसी ने कर दिया तो उसको दंडित भी किया जा सकता है, या फिर
सदस्यों को और बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने के लिए दंडित करने का अधिकार, यानी कि ऐसी मर्यादा जो सदन के अंदर अपेक्षा की जाती है उसके खिलाफ जाकर के व्यवहार कर दिया तो फिर उसको दंडित करने का, यानी कंटेम्प्ट की बात बेसिकली कर रहा है। तो कंटेम्प्ट अगर किया जाता है तो फिर दंडित करने का अधिकार भी देश की संसद के पास है। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इस तरह के संसद के सदस्यों को बिना किसी भय के अपनी राय को स्पष्ट रूप से रखने हेतु ये सभी विशेषाधिकार प्राप्त है। ये आउटलाइन आपको यहाँ पर देनी है, बात समझ में आती है। और लास्ट में आप समय अगर आपके पास बचता है, शब्द आपके पास बचते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई ऐसा ही कुछ जो है राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के पास भी है, लेकिन वो आता है आर्टिकल 194 के तहत। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना है। तो ये हो गए विशेष अधिकार। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया। अब अगर हम इसके बाद चलें तो इसके बाद अगर आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन यहाँ पर मुझसे पूछ सकता है। जैसे कि कल जब लाइव सेशन था तो मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, साथ में आप मुझे अपने क्वेरीज का मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।